हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आऊंगा असर्शन और रीजन। एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं, और कपकपी बहुत ज्यादा हो रही है। तो और भी ज्यादा कपकपी होने के कारण हम इतना ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि एग्जाम को किस तरह से हैंडल करें, यह अभी तक प्रॉब्लम बनी हुई है साइंस के स्टूडेंट्स को लेकर। तो साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी में मैं लेकर आया हूं असर्शन और रीजन। ये असर्शन और रीजन आपको जो मैं कराने जा रहा हूं, ये 14 असर्शन और रीजन होंगे, 14 क्वेश्चंस होंगे। उन 14 क्वेश्चन में से आपको पक्का एक असर्शन रीजन फंस रहा है। तो आपके विक्की भैया जो बोलते हैं वो होता है। ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा कि आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो कुछ ऐसे ही बोल रहा है। नहीं, मैं कंफर्म बोल रहा हूं, ये जो 14 में असर्शन रीजन कराने जा रहा हूं, इसमें से एक पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं कि मैंने पूरे क्वेश्चन बना के दिए थे कि यही आएंगे, नहीं, मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से एक पक्का फंसेगा। मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता आई एम द लीकर ऑफ द ईयर। नो, मैं 10 क्वेश्चन बोलूंगा, उसमें से एक फंसेगा। ठीक है ना। तो असर्शन और रीजन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं आज ये 14 क्वेश्चन असर्शन रीजन के कराने जा रहा हूं। आप लोग देखना, इसमें से एक पक्का फंसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं असर्शन और रीजन होते क्या है। ये जो टॉपिक है असर्शन, सही है, असर्शन। ठीक है, तो असर्शन क्या है? असर्शन एक स्टेटमेंट है जो कि बताता है समथिंग इज ट्रू और समथिंग इज फॉल्स। कोई चीज अपने आप में एक क्लेम करता है असर्शन कि ये चीज सही है। और रीजन क्या बताता है उसका? रीजन क्या बताता है? रीजन इसी असर्शन को एक्सप्लेन करता है व्हाई समथिंग इज ट्रू। दोबारा बताता हूं, असर्शन जो है हमारा, वो एक स्टेटमेंट है जो कि क्लेम करता है समथिंग इज ट्रू। मैं आज आपको असर्शन रीजन पढ़ा रहा हूं। ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं आपको आज असर्शन रीजन पढ़ा रहा हूं। ये क्या हो गया? असर्शन। मैंने बोला मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है असर्शन एंड रीजन। ये मैंने असर्शन में बोल दिया स्टेटमेंट, ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया। अब मैंने रीजन दूंगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको असर्शन और रीजन? मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं असर्शन और रीजन क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में उसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो वो मेरा रीजन हो गया, यानी कि मेरे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कौन? वो रीजन। तो इसलिए ये मीनिंग होता है असर्शन रीजन का। समझ गए ना? असर्शन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो किसी चीज को बताता है समथिंग इज ट्रू और समथिंग इज फॉल्स, जो क्लेम करता है कि ये जो चीज है ये सही है या ये चीज गलत है। और रीजन क्या करता है? उस चीज को एक्सप्लेन करता है व्हाई समथिंग इज ट्रू और व्हाई समथिंग इज फॉल्स। दैट विल बी कॉल्ड रीजन। तो ये दो स्टेटमेंट होते हैं असर्शन रीजन में, एक असर्शन और दूसरा रीजन। असर्शन क्लेम करेगा और रीजन उसको एक्सप्लेन करेगा कि वो सही है या फिर वो गलत है। समझ गए? उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ये इस तरह से वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जब ही हमारे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन ए से डिनोट किया गया है और रीजन आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये ए है, मतलब असर्शन समझ लीजिए, आर मतलब रीजन समझ लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? असर्शन क्या कहता है? अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। ये बात ध्यान दें बस, यहां पर कोई कंडक्टर है जिसका लो रेजिस्टेंस है, क्या वो गुड कंडक्टर होगा? पहले इसमें बताइए ये बात सही है या गलत है? कोई कंडक्टर है किसी साइज का, उसका रेजिस्टेंस लो है, क्या वो गुड कंडक्टर होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए गुड कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं उसे? अरे जो करंट कम लेगा, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में आराम से फ्लो कर देगा, इलेक्ट्रॉन को कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, वो हमारा अच्छा कंडक्टर कहलाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में हमारा ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और जब वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा इसका मतलब वो गुड कंडक्टर होता है। अब बैड कंडक्टर से क्यों बोलते हैं, पुअर कंडक्टर से क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में काफी हर्डल क्रिएट करते हैं। जो उसके एटम्स होते हैं मटेरियल के, वो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं उस मटेरियल के एटम से, तो इसलिए उसको बैड
वो लगाया है, तो जितना कम टकराएंगे उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेन बात पे ध्यान देते हैं। लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर, यस, बात सही है, ट्रू। दूसरा, पहली बात तो ट्रू हो गई। दूसरा, अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस, जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा वो पुअर कंडक्टर, नॉर्मल सी बात है। जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा वो करंट को फ्लो होने में ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगा, तो इसका मतलब वो बैड कंडक्टर होगा। जब बैड कंडक्टर होगा तो बात ये भी सही है, यानी कि दोनों बातें सही हैं। ये एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने सही दिया है, किसका, रीजन का। इसका मतलब हम इसमें जो ढूंढते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है, यहां तक सही है, दोनों असर्शन और रीजन सही हैं। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है असर्शन का। अंडरस्टूड, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन पढ़ते हैं। अ मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। क्या स्टेटमेंट सही है? अरे भैया, अमीटर एमीटर एक डिवाइस है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब उसका यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में। हाँ, हम सभी जानते हैं जिसने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज इन द सर्किट। हाँ, ये बात भी सही है। अब लेकिन आप कह रहे होंगे भैया, विक्की भैया, ये स्टेटमेंट दोनों इंडिविजुअली सही हैं, अलग अलग, बट ये से एक्सप्लेन कब कर रहा है इसी रीजन को? आपने तो बोला था कि भाई इसको एक्सप्लेन करेगा। हाँ, अगर ऐसा केस बन जाए जब इसको अमीटर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये रीजन में, तो ऐसे में क्या, ऐसे में हम देखेंगे वो रीजन जो है कहीं वो अपोज तो नहीं कर रहा है असर्शन को। अगर वो अपोज कर रहा है तो वो गलत होगा, लेकिन इस केस में रीजन है कुछ अपोज नहीं कर रहा है अमीटर को। इसका मतलब जब अमीटर को अपोज नहीं कर रहा है वो अपने आप में सही है, वो सही कह रहा है। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने की डिवाइस होती है, उसका नाम वोल्टमीटर होता है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब वो उसको अपोज नहीं कर रहा है तो वो भी सही है, वो भी सही है। इसका मतलब वो एक्सप्लेनेशन भी सही माना जाएगा। मैंने क्या कहा, जब रीजन एक्सप्लेनेशन देता है और वो एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअली सही है, उसको अपोज नहीं कर रहा है असर्शन को, तो जब वो रीजन असर्शन को अपोज नहीं कर रहा है तो वो दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आएगा, वो रीजन, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मींस इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असर्शन क्या कहता है? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले जानते हैं रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन क्या होता है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दैट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लेंथ घटाऊंगा रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली घटेगी। अब ये क्या बोल रहे हैं? जरा उल्टा बोल रहे हैं, जरा सुनिए बात को। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, बिल्कुल गलत, ये बात ही नहीं है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, फॉल्स असर्शन है। दूसरा पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में, क्या ये इंडिविजुअली सही है अपने आप में या फिर इसको एक्सप्लेनेशन सही करा है? देखते हैं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे निकालूंगा, ऐसे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। यह बात तो सही है अपने आप में। क्या यह बात सही है? ठीक है, भले से इसका एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, लेकिन ये अपने आप में बात सही है। इसमें से ऑप्शन ढूंढिए। असर्शन इज फॉल्स, ठीक है, पहली बात सही है, बट रीजन इज ट्रू, ठीक है, रीजन सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? डी वाला। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात? देखा कितना इजी कर लिया हमने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? स्मॉलर वायर, असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। स्मॉलर वायर हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड लॉन्गर वायर हैव लेसर रेजिस्टेंस।
छोटा तार उसका क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और लंबा वाला तार जो है उसका कम रेजिस्टेंस होगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला जो बताया था उसको बताओ जरा। R इजकल टू रो एल अपॉन ए। जितना लेंथ होगी इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। L से बढ़ाएंगे, L बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा। अब ये क्या कह रहा है कि भाई छोटा वाला वायर जो है उसका ग्रेटर रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है बता रहा हूं। एक वायर ले लीजिए इस तरह से आप, हर वायर के जो एटम होते हैं, जो मटेरियल होता है उसके अपने अपने एटम होते हैं, वो इस तरह से फ्रीली रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, इसमें मूव करता है, तो इन एटम से कोलाइड होता हुआ, टकराता हुआ जाता है। कहां पर? कंडक्टर में मूव करता है जब करंट फ्लो होती है। अब मैंने ये वायर ज्यादा ले लिया, लंबा ले लिया वायर। अब मुझे बताओ, ये जो एटम है कंडक्टर के, तो यहां पर ज्यादा कोलिजन होगा एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का, या फिर यहां पे ज्यादा कोलिजन होगा? यहां पे ज्यादा कोलिजन होगा। और मैंने बताया था जहां पर कोलिजन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जहां पर कोलिजन कम होगा वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये बात तो गलत हो गई ना। स्मॉलर वायर हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस? नो, स्मॉलर वायर हैव लेसर रेजिस्टेंस, एंड ग्रेटर वायर हैज लॉन्गर रेजिस्टेंस, यानी कि मोर रेजिस्टेंस। तो लॉन्गर वायर हैज लेसर रेजिस्टेंस, ये बात गलत हो गई। तो पहली बात फॉल्स, गलत है। दूसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अभी बताया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दैट मीन्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। इसका मतलब जितनी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाऊंगा रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, जो कि इसमें जैसा बता रखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया। जब ये स्टेटमेंट सही है तो इसमें छांटिए, यानी कि असर्शन इज फॉल्स, सही है, और रीजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जिस क्वेश्चन का हम वेट कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 काफी बढ़िया असर्शन और रीजन है। जरा ध्यान से देखें, ये असर्शन क्या कहता है, अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस। जो अमीटर होता है उसके ऊपर जो रीडिंग है वो डिक्रीजेस हो जाएगी टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। जब वायर की लेंथ में डबल कर दूंगा, मतलब पहले L थी, L से 2L कर दी, तो रेजिस्टेंस की रीडिंग जो है कितनी हो जाएगी? व्हेन द लेंथ ऑफ, क्या बोल रहे हैं, अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर डबल्ड। वायर की लेंथ जब डबल हो जाएगी तो अमीटर की रीडिंग 1/2 हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ द वायर काय पे डिपेंड करती है? देखिए, लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, आपको पता है। तो जब मैं वायर की लेंथ डबल करूंगा, मान लिया वायर की लेंथ पहले ये थी और इसका कोई रेजिस्टेंस होगा R, अब मैं इसकी लेंथ डबल कर देता हूं तो इसका रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? जब मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो उसी प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो उसी प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब मैं लेंथ डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? ठीक है। तो व्हेन द लेंथ इज डबल, रेजिस्टेंस विल आल्सो डबल, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जरा मैं निकाल लेता हूं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये तो इनिशियल केस है, ये वाले केस के लिए। अब जब I डैश निकालूंगा V अपॉन, अब रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? 2R, ठीक है ना, और अब रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? 2R, और ये V अपॉन R की वैल्यू कितनी है? I, तो उसकी जगह पर I पुट कर दें, दैट मीन्स I अपॉन 2, यानी कि रीडिंग कितनी हो गई? I डैश इज इक्वल टू I अपॉन 2। ये I डैश इज इक्वल टू I अपॉन 2 ही रिप्रेजेंट जो कर रहा है, जो बता रहा है, यही बता रहा है कि एमीटर पे रीडिंग हाफ हो जाएगी, यानी कि करंट हाफ हो गई। तो यानी कि जो फाइनल करंट है वो हाफ हो गई है इनिशियल करंट के। दैट मीन्स यही बात बता रही है कि एमीटर पे रीडिंग जो है वो हाफ दिखाएगी। यही तो बात बोल रहा है, एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2। तो एमीटर की रीडिंग 1/2 डिक्रीज हो जाएगी जब हम वायर की लेंथ डबल कर देंगे।
क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा, रेजिस्टेंस वेरी विद द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अभी बताइए ये बात, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है वायर की। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? assertion का। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 से जरा ध्यान से देखें, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच सो दैट द लेंथ इज डबल एंड एरिया बिकम्स हाफ। कोई वायर है उसको इतना खींचा गया कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया। कोई वायर है उसको इतना खींचा गया कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया एंड और क्या करा गया उसका? जब लेंथ को डबल किया गया तो उसका एरिया हाफ हो गया। कोई वायर जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, कोई वायर जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, उसको इतना खींचा गया कि उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई, उसकी लेंथ 2L हो गई और एरिया क्या हो गया? उसका हाफ हो गया पहले वाले एरिया के मुकाबले। तो भैया हम तो जानते ही हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो जब लेंथ डबल होगी तो एरिया हाफ हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। समझिए मेरी बात। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर विल रिमेन सेम। क्या रेजिस्टिविटी सेम रहेगी वायर की? रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द वायर, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ और एरिया पे, तो ये अपने आप में तो सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर विल रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, यहां पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है। अगर हम जब लेंथ डबल कर देंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। स्टेटमेंट सही है ये भी, लेकिन मैंने आपको जान के इसलिए बताया क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो रीजन है इस असर्शन का, वो रॉन्ग रीजन है। तो आंसर क्या हो गया? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखें क्या कहता है। व्हेन द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स हाफ, लेंथ है किसी वायर की, उसको क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। जो इनिशियल लेंथ है L डैश मान लिया, पहले वाली L मान ली, तो हाफ कर दी गई है लेंथ। देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट हाफ। क्या उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा? यस। क्यों हाफ हो जाएगा? प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मैं बार बार बता रहा हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ घटाएंगे उतना रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया? व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स हाफ, जब लेंथ हाफ कर दी गई है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा उसका। समझ रहे हो मेरी बात? जब लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है अपने आप में। नेक्स्ट चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अभी बताइए मैंने ये बात, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने, और अपने आप में भी वो स्टेटमेंट सही है। तो रीजन और असर्शन दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हम कहां जाएंगे? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मींस आंसर नंबर ए, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा ध्यान से देखें। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज विथ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस,
रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। अभी बताई थी मैंने ये बात, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो जो है वो ना ही एल पे डिपेंड करती है ना ही ए पे डिपेंड करती है, समझे ना, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। कौन सा मटेरियल है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है, जो कि बताती है कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कितना अपोज कर रहा है, करंट के फ्लो होने में कितना अपोज कर रहा है, वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। तो रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती है और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो पहली बात तो सही है, यही बात बोला, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज विथ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही बात है, बिल्कुल राइट लगाओ। दूसरा, रेजिस्टिविटी हैज नो यूनिट, ये बात गलत है। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ये यूनिट होती है। तो इसका मतलब यूनिट तो हमें पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इसमें से ढूंढो कौन सा हो गया, मुझे तो सी वाला लग रहा है। यस, आपको भी सी वाला ही लग रहा है। तो असर्शन सी इज ट्रू, क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, ना ही वो एक्सप्लेनेशन है ना ही वो अपने आप में ठीक है। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, जरा ध्यान से पढ़ें। असर्शन कहता है टंगस्टन इज एन एलॉय विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि टंगस्टन एलॉय है। सबसे पहले एलॉय बता दो यार। अरे नहीं विक्की भैया, एलॉय क्या पूछ लिया। एलॉय कहलाता है मिक्सचर ऑफ टू मेटल, दो मेटल का मिक्सचर, लाइक कॉपर और ब्रास, इन दोनों को मिलाया और नया मेटल बना दिया, वो कहलाएगा आपका एलॉय। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे गोल्ड बनाते हैं, उसमें गोल्ड और किसको मिलाते हैं, सिल्वर को मिला के 22 कैरेट का कोई गोल्ड नहीं होता है, लेकिन जो ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, उसमें सिल्वर भी मिलाते हैं। तो वो जो बन के तैयार हो क्या हुआ, एलॉय। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टू मेटल और मोर देन टू मेटल्स, दैट विल बी कॉल्ड एलॉय, वो एलॉय कहलाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, मिक्सचर ऑफ टू मेटल, वो क्या हो गया, एलॉय। मिक्सचर ऑफ टू मेटल, वो एलॉय कहलाता है। अब टंगस्टन इज एन एलॉय, कि टंगस्टन एलॉय, नो, टंगस्टन एक मेटल है। टंगस्टन क्या है, एक मेटल है। टंगस्टन एक मेटल, टंगस्टन सबसे पहले कोई एलॉय नहीं है। अब उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब टंगस्टन एक मेटल है जो कि एलॉय नहीं है। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हम जानते हैं। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है, टंगस्टन एलॉय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा वाला पढ़ते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, या वी नो टंगस्टन यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ द मेकिंग द बल्ब। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यूज होता है उसके अंदर टंगस्टन ही तो यूज होता है, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला ट्रू हो गया। तो इसमें से देख लीजिए, assertion is false but reason is true, that means आंसर नंबर डी हमारा आंसर हो गया। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 10। 80 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर देन 60 वॉट व्हेन अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि 80 वॉट का बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू 60 वॉट व्हेन अरेंज इन पैरेलल। देखिए जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से अरेंज करे जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से अरेंज किया जाएगा, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। ये रहा आपका 80 वॉट, ये रहा आपका 60 वॉट, ठीक है। जब यहां से करंट फ्लो होना शुरू होगी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी करंट। तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो ज्यादा पावर का होगा वो ज्यादा ब्राइटन करेगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये बात तो सही है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरी बात में द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 80 वॉट बल्ब इज मोर देन 60 वॉट बल्ब। ये क्या बात है, जो पावर डिसिपेटेड होगी वो अक्रॉस 80 वॉट बल्ब इज मोर देन 60 वॉट बल्ब। यस,
पावर नॉर्मल सी बात है 80 वॉट में ज्यादा होगी 60 वॉट के मुकाबले। ऐसा क्यों बताते हैं। पावर कहती है वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर क्या होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। पावर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस घटेगा। तो जब मैं 80 वॉट का बल्ब लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा अभी बताता हूं मैं। अब जब मैं 60 वॉट का बल्ब लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस बताता हूं। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, पावर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, पावर घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस 60 वॉट वाले बल्ब का ज्यादा होगा या फिर 80 वॉट वाले बल्ब का ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस 60 वॉट वाले बल्ब का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 80 वॉट बल्ब। तो इसका मतलब जो पावर होगी वो 80 वॉट वाले की ज्यादा डिसिपेटेड करेगी एज कंपेयर टू 60 वॉट बल्ब। नहीं समझे मेरी बात। मैंने कहा पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, जब मैं पावर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस घटता है क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। पावर मैंने 80 वॉट है, जब 80 वॉट है तो रेजिस्टेंस उसका 60 वॉट से कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पावर बढ़ा दी, रेजिस्टेंस कम होगा। अब जब मैंने पावर घटाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन 60 वॉट वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 80 वॉट। इसका मतलब पावर जो होगी 80 वॉट वाले बल्ब की वो ज्यादा डिसिपेटेड करेगी एज कंपेयर टू 60 वॉट बल्ब। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू आर, एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आर है, दूसरा वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी आर है। आगे कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम 2R, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना है R प्लस आर, दैट मीन्स 2R। तो ये ऐसा कब, ये केस कब बनेगा, ये केस जब बनेगा जब भी सीरीज में कनेक्टेड है, जब इनका कनेक्शन कायम है हो, सीरीज में हो। अब बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका मतलब जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो मैं R1 प्लस R2 करूंगा ना, तो R1 R मान लीजिए और R2 R हो गया तो 2R। ये R1 हो गया यार, ये R2 हो गया यार, तो R1 प्लस R2 2R नहीं हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। बहुत इजी था, ट्रू एंड ट्रू। तो बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स ईच ऑफ देम हैज सेम रेजिस्टेंस, इट इज 2/R। टोटल रेजिस्टेंस दो वायर का जिनका सेम रेजिस्टेंस R है, दो रेजिस्टेंस हैं, एक का रेजिस्टेंस R है और दूसरे का भी रेजिस्टेंस R है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं बात को? दोनों का रेजिस्टेंस R है। आप क्या कह रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे क्या उनके रेजिस्टेंस डिक्रीज होंगे? यस, डिक्रीज होंगे। कैसे डिक्रीज होंगे? क्या पहले वाला स्टेटमेंट सही है? पहले मुझे ये बताइए। दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही नजर आ रहा है क्योंकि जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इन्हें दो जगह इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो ये करंट को रोकने में बाधा क्रिएट करेगा और ये भी अपोज करेगा करंट को रोकने में। लेकिन यहां पर पॉइंट फिक्स है, यहां पर करंट की दो डायरेक्शन है जाने की, या तो यहां से चला जाएगा या फिर यहां से चला जाएगा। अगर ये ज्यादा रोकेगा तो यहां से भी जा सकता है। तो इसका मतलब ज्यादा खपत कहां पे होगी करंट की, वो यहां पर होगी एज कंपेयर टू दिस सर्किट। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब करंट आसानी से फ्लो होगी एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दूसरी बात, क्या टोटल रेजिस्टेंस 2/R आएगा अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हो? देखते हैं। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे
तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर इसको मैं R1 मान लूं और इसको मैं R2 मान लूं, तो उस केस में 1/R1 प्लस 1/R2, दैट मीन्स 1/R इक्विवेलेंट यानी कि R प्लस 1/R, ये कितना हो जाएगा 2/R। लेकिन ये तो नहीं आया, ये 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2/R। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/2, नॉट 2/R क्या आ रहा है R/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2/R तो गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो ढूंढ लीजिए इसमें से कौन सा हो गया। ए फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट मीन्स आंसर नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है असर्शन, इलेक्ट्रिक टोस्टर आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब सबसे पहले ये बात समझते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसे कहते हैं, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बताया था, अगर जिस स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी क्लास देखी है, जब कोई मटेरियल हमारे पास कोई वायर है, उसमें से जब करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये मटेरियल है, मान लीजिए कॉपर, ये कॉपर के जो एटम्स हैं उससे टकराता हुआ कौन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो मटेरियल है उसके जो एटम्स हैं उससे कोलाइड होता हुआ, लड़ता झगड़ता हुआ कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके कोलिजन से इलेक्ट्रॉन के और जो मटेरियल के एटम है उन दोनों के कोलिजन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ गए मेरी बात, उसी को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसी को ही आप दूसरा नाम क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये किस चीजों के ऊपर, किन बातों के ऊपर निर्भर करती है जरा बताते हैं। H जो निर्भर करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H इज इक्वल टू I² RT, मतलब H I² RT यानी कि करंट पे निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस पे निर्भर करेगा और टेम्परेचर और टाइम पे निर्भर करेगा। टेम्परेचर नहीं टाइम, ठीक है ना। दोबारा फिर बताता हूं, हीट काय के ऊपर निर्भर करती है, करंट कितनी इंटेंसिटी का करंट है उसके ऊपर निर्भर करेगी, रेजिस्टेंस कितना लग रहा है, कितना लंबा वायर है उसके ऊपर डिपेंड कर देगी, और तीसरा टाइम पे निर्भर करती है। अंडरस्टूड। अब ये क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर इफेक्ट है, यस। ये इलेक्ट्रिक टोस्टर है काय पे वर्क करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इसका एक्सप्लेनेशन कहीं दिख रहा है, ये तो ओम्स लॉ है और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो ये तो अपने आप में सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, दैट मीन्स सी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलॉयज यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, क्या यह दर्शन सही है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें एलॉय यूज करते हैं। एलॉय मैंने बताया था आपको, कहां चला गया एलॉय, ये है एलॉय मिक्सचर ऑफ टू मटेरियल, दो मटेरियल का मिक्सचर, टू मेटल का मिक्सचर। मान लीजिए मेटल ए और मेटल बी, इन दो मेटल का मिक्सचर जो होता है एलॉय, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था एल्युमिनियम और कॉपर ले लीजिए, उन दोनों का मिक्सचर। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है करंट को ज्यादा से ज्यादा अपोज करता है फ्लो होने के लिए, और इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में एलॉय का यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो मेल्ट नहीं करता आसानी से, तो इसलिए एलॉय का हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है। यही तो बात लिखी है यहाँ पे, एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन में काय का यूज किया था एलॉय का, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय का यूज किया था। एलॉय क्या होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, वो एलॉय कहलाता है। पहली बात तो सही हो गई। दूसरी बात, एलॉयज ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, मतलब कह रहे हैं क्या उसको रस्ट लग जाती है, मतलब जंग
क्या उसे जंग लग जाती है जब वो हाई टेम्परेचर पे उसे रखा जाता है? क्या वो ऑक्सीडाइज हो जाता है? नो, एलॉय को जंग नहीं लगती है, पहला पॉइंट। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये है जब कोई भी मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, जिसे कहते हैं रस्ट। जब उसके ऊपर रस्ट आ जाती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोहे की चीजें ऐसी होती हैं आयरन की कि उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, रस्ट लगने के कारण वो खराब हो जाती है और ब्रेक हो जाती हैं। तो इसलिए एलॉय मार्केट में आया, एलॉय दो मटेरियल के मिक्सचर से मिलकर एलॉय बनाया जिसके ऊपर रस्ट भी नहीं लगती है और उसका हीटिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ये चाहे वो हाई टेम्परेचर हो चाहे वो लो टेम्परेचर हो, एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होगा और उसके ऊपर रस्ट नहीं पड़ेगी। तो दैट मींस ये वाला तो फॉल्स अजम्पशन हो गया। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। तो इसका मतलब कौन सा सही है? सी वाला। सी वाला क्या है? असर्शन सी इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये जो 14 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं असर्शन रीजन के, इनमें से ये आपको मिलने वाला है एग्जाम में। और इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आप लोग इतने ज्यादा पेड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर। क्यों पेड कर रहे हो उतना? स्कूल में फीस देते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं? तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, ट्यूशन की फीस देते हैं, उसके बाद जाके तुम ऑनलाइन भी और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके पे कर रहे हो। क्यों पे कर रहे हो? क्यों बेवकूफ दिखा रहे हो? जब तुम्हें वो मटेरियल, वो इतना एडवांस मटेरियल, इतना अपग्रेडेड मटेरियल तुम्हें फ्री में मिल रहा है, क्यों पे कर रहे हो उतना? जाकर यहां पर आओ, फ्री में वो चीज लेकर जाओ और फ्री में सीख कर जाओ। उससे बेटर मटेरियल तुम्हें ये विक्की भैया के प्लेटफॉर्म पर फ्री में मिल रहा है, उसके बावजूद भी तुम पैसा फेंक रहे हो। क्यों पैसा फेंक रहे हो बिना फालतू में? ऐसा पैसा फेंकने की कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारा 1 रुपये भी खर्च नहीं होने दूंगा। तुम इस प्लेटफॉर्म पर आओ, तुम्हें वही क्वेश्चन जो बोर्ड में आ रहे हैं और वही क्वेश्चन, पक्के क्वेश्चन, वो तुम्हें यहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो बने रहें विक्की भैया के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।